मैंने शादी का कार्ड दीपा को देते हुए कहा, देखना, ये कार्ड हम दोनों की शादी के लिए ठीक रहेगा। अगले महीने की 10 तारीख का कार्ड है। दीपा आश्चर्यचकित मेरी ओर देख रही थी। गुस्से से बोली, ऐसा भद्दा मजाक आप करोगे, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। फिर मेरे गंभीर चेहरे को गौर से देखते हुए वो बोली, मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं आनंद को तलाक देने के पक्ष में नहीं हूँ। आपका सम्मान करती हूँ, लेकिन आनंद को जी जान से चाहती हूँ। मैं उसके बगैर कदापि नहीं रह सकती। मैं अपना टूटता हुआ घर दोबारा बसाना चाहती हूँ। दीपा, धीरज रखो, मैं अपनी योजना तुम्हें बताता हूँ। यह मेरी अद्भुत सी कोशिश है, शायद इससे तुम्हारी बिगड़ी हुई बात बन जाए। ये सुनकर दीपा खुश दिखाई दी। मैंने दीपा की पीठ प्यार से थपथपाई और उसे आश्वस्त करते हुए विनम्रता से कहा, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और यह चाहता हूँ कि जब आनंद को ये कार्ड दिखाया जाएगा तो उसके अहम को चोट पहुँचेगी। वो अवश्य सोचेगा कि तुम्हारे दूसरे विवाह की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए। वैसे भी वह तुमसे दूर रहकर पछता रहा होगा। मुझे नहीं लगता है कि मुझसे दूर रहकर वो परेशान है। मुझे तो पता चला है कि दोस्तों के साथ उसकी हर शाम मौजमस्ती में गुजर रही है। उसकी एक महिला दोस्त उसके साथ विवाह के सपने देख रही है, दीपा ने कहा। मैंने दीपा को आगे बताया कि शादी के कार्ड की कुछ गिनी चुनी प्रतियां ही छपवाई हैं। आनंद के एक मित्र को कार्ड दिखा भी दिया है। अब तक तो वो उसे कार्ड दिखा चुका होगा। वैसे एक कार्ड मैंने उसे आनंद के लिए भी दे दिया था। आनंद को जब दीपा के विवाह के बारे में पता चला तो उसने तीव्र प्रतिक्रिया दिखाते हुए दीपा से फोन पर बात की। तुम अगर यह समझती हो कि मैं तुम्हें किसी और से शादी करने दूंगा तो गलत समझती हो। जिस घमंड के साथ तुम मुझे छोड़कर अपने मायके चली गई थी वो एक दिन टूटेगा और विवश होकर तुम मेरे घर रहने के लिए वापस लौटने को मजबूर हो जाओगी। मैं देखता हूँ कि तुम कैसे सुमित से विवाह करती हो। दीपा आनंद की प्रतिक्रिया से मन ही मन खुश थी। उसे लगा आनंद अभी भी उससे बहुत प्यार करता है और कोर्ट कचहरी की भागदौड़ से तंग आ चुका है। उसने संक्षेप में आनंद से कहा, लगता है जब मैं तुम्हारे साथ मौजूद नहीं हूँ तुम्हें मेरी अहमियत और जरूरत महसूस हो रही है। ये बात मेरे लिए अच्छी है। मिथ्या अभिमान त्याग कर खुशी खुशी मुझे और हमारी बेटी रिनी को यहाँ आकर अपने घर ले जाओ। आनंद ने बगैर कोई उत्तर दिए फोन का रिसीवर रख दिया था। दीपा को अब तक साफ तौर पर यह पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर आनंद की माँ उससे क्या चाहती हैं। वे अपनी बहू में किस प्रकार के गुण ढूंढती हैं। जिस बात के लिए वे अपने बेटे से उसका तलाक चाहती थी वो बात थी उनके घर एक बेटी रिनी का जन्म होना। उनकी चाहत थी कि उनके घर एक लड़के का जन्म हो। वैसे भी शुरू से ही आनंद की माँ को दीपा को पसंद नहीं थी, क्योंकि दीपा के मायके जाने के बाद उन्हें दोनों वक्त का खाना बनाना पड़ता था, घर का सारा काम करना पड़ता था। वे अपना अहम भी बरकरार रखना चाहती थी। एक दिन आनंद किसी काम से मॉल गया हुआ था तो उसने देखा कि दीपा कार में मेरे साथ आई हुई थी। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। दीपा कार से बाहर निकलकर मॉल में चली गई और वो मन ही मन कुछ सोचता वहीं खड़ा रहा। दीपा एक सुंदर और आकर्षक लड़की है जिसे कोई भी प्रेम करने से इनकार नहीं करेगा। उसमें कुछ ऐसी बातें अवश्य हैं जिनसे प्रभावित होकर मैं उसे अपनाना चाहूँगा। वास्तव में मैं कई बार दीपा को आश्वस्त कर चुका हूँ कि उसे आनंद से अधिक प्यार करूँगा। हम दोनों का बार बार मिलना इस बात का प्रमाण है। जब कभी भी हम दोनों एक हो पाए तो दीपा के जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। मैं कार में बैठा सोचता रहा, मैं आपकी बात जरूर मानूंगी। अगर तलाक के कारण आनंद ने मुझे छोड़ दिया तो इसके लिए सुमित आपको इंतजार करना होगा, दीपा ने एक दिन मुझसे कहा था। दीपा जैसे ही मॉल से बाहर आई मैंने आगे बढ़कर हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। वह मुस्कुराते हुए मेरी ओर आ रही थी। उसने पूरे उत्साह से मुझसे हाथ मिलाया। उसकी आंख में चमक थी। वो बहुत खुश दिखाई दे रही थी। आनंद ये देखकर जलभुन उठा। मेरी गाड़ी से वो थोड़ी दूरी पर खड़ा था। हम दोनों ने उसे जानबूझकर अनदेखा किया हुआ था। मैंने कार का दरवाजा खोलकर दीपा को बैठने का संकेत किया। वो ड्राइविंग सीट के साथ वाली सीट पर बैठ गई और मैंने कार स्टार्ट करके उसे मेन रोड पर ले लिया। देखते ही देखते मेरी कार आनंद की आंखों से ओझल हो गई। आनंद के पास मोटर बाइक थी। उसने हम दोनों का पीछा नहीं किया।
आनंद को एक झटका सा लगा। अगर वो दीपा को दोबारा घर में लाकर बसा नहीं पाया तो मेरे संबंध में उसके लिए एक विकल्प मौजूद है। उसे इस बात का एहसास था। दीपा इतनी खूबसूरत है कि कोई भी उसे सहर्ष पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेगा। वैसे दीपा मेरे बारे में आनंद को सविस्तार बता चुकी थी कि मैं उसे स्वीकार करने के लिए तत्पर हूँ और जैसे ही तलाक की कार्यवाही पूरी होगी मैं उससे विवाह में देर नहीं लगाऊंगा। मैं दीपा को आश्वस्त कर चुका था। एक दिन दीपा ऑफिस के बाद सीधी मेरे घर आई। मैं उस समय अकेला ही था। वो बहुत परेशान लग रही थी। कारण पूछने पर बताया कि आनंद ने फोन पर उससे कहा है कि अगर तुम सीधी तरह से तलाक के कागज पर स्वीकृति के हस्ताक्षर नहीं करोगी तो मैं तुम पर चरित्रहीनता का आरोप लगा दूंगा। मैंने मोबाइल से तुम्हारी और सुमित की फोटो लेकर तैयार करवा ली है। रिनी और स्वयं के लिए जो खर्चे का आवेदन पत्र दिया है उसे भी वापस लो। मैं कोई भी रकम तुम्हें जीवन निर्वाह के लिए देने के पक्ष में नहीं हूँ। ये बताने के बाद दीपा मेरे कंधे पर सिर रखकर जोर जोर से रोने लगी। मेरा हृदय उसके दुख से द्रवित हो रहा था। मैंने उसे अपने आलिंगन में लेकर प्यार से उसका माथा चूम लिया। मेरा धीरज अब मेरा साथ नहीं दे रहा है। मैं फोन पर आनंद द्वारा दी जाने वाली धमकियों से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। एक तरफ दफ्तर के काम का बोझ, दूसरी तरफ रिनी के लालन पालन की जिम्मेदारी। सुमित, मैं बुरी तरह से टूट रही हूँ। इतनी अच्छी शैक्षिक योग्यता हासिल करने के बाद लगता है कि बहुत कम योग्यता वाले आनंद को अपनाकर मैंने जिंदगी की बहुत बड़ी भूल की है, जिसकी कीमत मुझे मानसिक यातना से चुकानी पड़ रही है। दीपा ने सिसकियों के बीच कहना जारी रखा। माँ के हठ के कारण आनंद घर बसाने का साहस नहीं बटोर पा रहा है। मुझे पता चला है कि अब उसने शराब पीना भी शुरू कर दिया है। रिनी का मोह तो उसे रत्ती भर भी नहीं है। प्यार पर हम दोनों का अहम भारी हो गया है। मैं चुपचाप दीपा की बातें सुन रहा था। प्यार से उसकी पीठ थपथपाते हुए सांत्वना भरे स्वर में बोला, दीपा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें इस तरह मानसिक दबाव में टूटते हुए तो मैं बिल्कुल नहीं देख सकता हूँ। जमाने की मुझे कोई चिंता नहीं है। जब किसी को अपनाना होता है तो यह जरूरी होता है कि बगैर शर्त के उसे उसकी जिम्मेदारियों के साथ अपना बना लिया जाए। रिनी को मैं अपनी पुत्री की तरह पालने की जिम्मेदारी के एहसास के साथ अपनाऊंगा। आज से तुम्हारी चिंताएं मेरी हैं। सर, मुझे आप पर पूरा यकीन है। दीपा ने पहली बार सर के संबोधन से मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कहा। अगर आप मेरे विवाह से पहले मिले होते तो आज बात कुछ और ही होती। बेशक आप अधिक उम्र के हैं पर एक सुलझे हुए व्यक्तित्व वाले पुरुष हैं। मैं अपने तलाक के कागज हस्ताक्षर करके आपके द्वारा ही अपने वकील को भिजवा दूंगी। भावुकतावश दीपा की आंखें भर आई थीं। अपने आप को संभाल पाना उसे मुश्किल लग रहा था। मैंने दीपा को समझाने का प्रयत्न करते हुए कहा, तुम अभी धैर्य का साथ मत छोड़ो। तुम अपनी समस्या का समाधान तलाश रही हो। तुम्हें अपने हित को ताक पर रखकर किसी भी हाल में समझौता नहीं करना चाहिए। रिनी का भविष्य सर्वोपरि है। अगर तुम आनंद के पास लौट जाती हो तो क्या तुम आश्वस्त हो कि किसी प्रकार तुम्हारे प्रति हिंसा या दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा? इसका दीपा के पास कोई उत्तर नहीं था, इसलिए उसकी प्रतिक्रिया मूक थी। थोड़ी देर बाद दीपा ने मौन तोड़ा। मेरे बारे में जो धमकी आनंद ने दी है कि वो मुझे चरित्रहीन ठहराते हुए कोर्ट में इस आशय का एफिडेविट देगा, वो कोरी बकवास है। जब रिनी का नामकरण हो रहा था तो आनंद की एक गर्लफ्रेंड, जिसका नाम प्रिया है, हमारे यहाँ उसके साथ आई थी और इस तरह व्यवहार कर रही थी जैसे वो आनंद की पत्नी है। यदि तलाक की प्रक्रिया पूरी हो गई तो आनंद के आगे पीछे घूमने वाली प्रिया को खुला मौका मिल जाएगा। वो उसके साथ शादी करना चाहेगी, दीपा ने मुझे बताया। दीपा अक्सर अपने व्यक्तिगत जीवन की सारी बातें मुझे बता दिया करती थी। दीपा एक सशक्त नारी की भांति हमेशा अपने पैरों पर खड़ी रही। दफ्तर में पूरी मुस्तैदी से कार्य करती थी। जिस प्रधानाचार्य के साथ काम करती थी वो उससे बेहद खुश था। मेरा उस कॉलेज में आना जाना था और यह जानकर कि व्यक्तिगत जीवन में ढेरों तनाव के रहते हुए भी वो दफ्तर की सभी जरूरतों पर खरी उतरती थी। मैं भी उसके इस गुण से प्रभावित था। सास और पति से प्रताड़ित होने पर भी दीपा सब कुछ धैर्य से सहती रही। अपनी लालसाओं की पूर्ति न होने पर सास अपने बेटे का दूसरा विवाह करने के लिए तलाक करवाना चाहती थी, इसलिए वो दीपा को अपने घर से निकालकर खुश थी। महिला का दुश्मन महिला का ही होना कोई नई बात नहीं है।
ये तो कई परिवारों में होता रहा है। दीपा के विवाह के समय उसके माता पिता ने आनंद को कोई दहेज नहीं दिया था। आनंद की माँ चाहती थी कि दूसरी शादी करवाकर आनंद को बहुत बढ़िया दहेज मिले। उनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। आनंद न तो नौकरी कर सकता था और न उसके पास कोई पूंजी थी कि वो व्यापार में पैसे लगाकर आमदनी का जरिया बना सके। मैंने जब कभी दीपा को सलाह दी कि वो कभी कभी आनंद की माँ से मिलने चली जाया करे, शायद उनसे मेल जोल से बिगड़ी बात बन जाए, तो दीपा का उत्तर होता था, मेरी सास के मन में मेरी छवि खराब हो चुकी है, मेरा कोई भी प्रयत्न सफल नहीं हो पाएगा, मुझ में उन्हें अच्छी बहू का कोई गुण नजर नहीं आता है। आनंद भी हमेशा अपनी माँ के पक्ष में ही बात करता है। जब कभी दीपा मेरे घर पर होती थी, बहुत प्यारा और खुशी का माहौल होता था। अक्सर बातें करते करते वो खिलखिला कर अनायास ही हंसने लग जाती थी। मुझे ऐसे समय में यही लगता था जैसे वो एक नन्ही सी बच्ची है जो छोटी छोटी बातों से अपना मन बहलाकर खुश होना जानती है। दीपा ने जिंदगी में बहुत दुख झेले हैं, जिनकी भरपाई उसके जीवन में आने वाले खुशी के पल शायद ही कर पाए। एक दिन दीपा ने बताया, सुमित, मैं आगे अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ। आज की स्पर्धा के युग में नारी को सक्षम बनना बहुत जरूरी हो गया है। मुझे उसके कथन में दृढ़ता का आभास हो रहा था। मैंने दीपा को आश्वस्त करते हुए कहा, तुम अवश्य ऐसा करो, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। उच्च शिक्षा प्राप्त करो, मुझे विश्वास है तुम कामयाब होगी। वो मेरी बात बहुत ध्यान से सुन रही थी। सच कहूँ तो नित्यप्रति मेरे मन में एक आशा हिलोरे मार रही थी कि अगर दीपा आनंद के साथ घर नहीं बसा पाई तो मेरे घर आने में उसे कोई संकोच नहीं होगा। एक निराश नारी के हृदय में मैं प्राण फूंक सकूं, उसकी पुत्री का पिता बनकर उसे सहारा दे सकूं तो स्वयं को मैं धन्य समझूंगा। दीपा को दिया जाने वाला हर आश्वासन मुझे उसकी ओर ले जा रहा था। दीपा भी यह बात अच्छी तरह जान चुकी थी कि मेरा आकर्षण उसके प्रति किसी शारीरिक मोह से प्रेरित नहीं है और न ही मैं उसकी हालत पर तरस खाकर उसे अपनाना चाहता हूँ। ऐसा केवल स्वभाववश है। कई बार दीपा मुझसे कह चुकी है, सुमित, न जाने कुदरत ने आपको किस मिट्टी से बनाया है, आप हर शख्स के साथ मोहब्बत और करुणा से पेश आते हैं। आखिर वो दिन आ ही गया जब आनंद और दीपा दोनों ने कोर्ट में तलाक के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। जिस दिन जज ने फैसले पर अपनी मुहर लगा दी और केस का निपटारा हो गया, उसी दिन शाम के समय दीपा मेरे घर आई। वो दिन हमारी जिंदगी का बेहद अनमोल दिन था। खबर मिलने के बाद मैं रिनी के लिए ढेरों उपहार और खिलौने बाजार से ले आया था। मैंने इस अवसर को किसी खास तरीके से मनाने की बात को महत्व नहीं दिया। मैं अकेले ही दीपा के साथ समय बिताना चाहता था। घंटी बजने पर मैंने दरवाजा खोला तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। दीपा लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत श्रृंगार से सजी धजी सामने खड़ी थी। आँखों में नए जीवन की उम्मीद की चमक, होठों पर न भुलाई जाने वाली मुस्कान। स्वागत करते हुए मैं दीपा के साथ ड्राइंग रूम में आकर उसके समीप बैठ गया। दीपा, बड़े धैर्य के साथ मेरी बात सुनना, मैंने बड़े प्यार भरे शब्दों में उससे कहा। बुरा मत मानना, बहुत विचार और चिंतन के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मुझे तुमसे विवाह करने के फैसले को बदलना होगा। दुनिया को यही लगे कि तुम मेरी पत्नी हो। अतः रिनी के साथ मेरे घर आ जाओ। हम दोनों मिलकर रिनी का लालन पालन करेंगे। यह एक प्रकार की लिव इन रिलेशनशिप ही होगी। मेरी बढ़ती उम्र का तकाजा है कि मैं तुम्हें बेटी की तरह प्यार दूं। जहां इस दुनिया में भ्रूण हत्या जैसे अपराध में लिप्त परिवार हैं, वहीं हम दोनों मिलकर एक बेटी को पालकर यह आदर्श स्थापित करें कि बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं होता है। अपना सब कुछ मैं आज से तुम्हारे नाम कर रहा हूँ। दीपा किंकर्तव्य विमूढ़ मेरी ओर बड़े आदर भाव से देख रही थी। मेरे निकट आकर उसने मुझे गले से लगा लिया। आंसुओं को रोक पाना उसके बस में नहीं था। उसका मेरे निकट आना और मुझे गले लगाना कुछ ऐसा लगा जैसे किसी शिकारी ने एक चिड़िया को अपने तीर का निशाना बना दिया हो और वो घायल चिड़िया मेरी नर्म हथेलियों पर सुरक्षा की तलाश में आ गिरी हो। वाल्मीकि ने अपनी प्रथम कविता की पंक्ति में ठीक ही लिखा था, माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वंगम शाश्वती समा यत्क्रोच मिथुनादेकम वधीम काम मोहित। अर्थात है बहेलिया, काम मोहित क्रोच पक्षियों के जोड़े में से एक नर को तुमने मार डाला, इसलिए अनंत वर्षों तक तुम्हें प्रतिष्ठा न मिले। क्या आनंद को मैं भी वाल्मीकि जैसी बद्दुआ दूं? ये सोचने के तुरंत बाद मुझे लगा कि शायद इसकी जरूरत नहीं।
क्योंकि आनंद का तीर आनंद को ही ज्यादा घायल कर चुका होगा। पक्षी तो अब सुरक्षित है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।